नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चर्चा कर रहे हैं राजस्थान जियोग्राफी को लेकर, और जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं वो राजस्थान भौतिक स्वरूप चल रहे हैं। और उसमें हमने अरावली तक कम्प्लीटली पूरा अच्छे से डिटेल में हमने पढ़ लिया है। किन भागों को कितने भागों में बांटा गया है, मतलब कि किस प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, उनकी अलग से हमने विशेषताओं की चर्चा की है। महत्वपूर्ण क्यों है, जलवायु कैसे है, वहाँ की मिट्टी किस प्रकार की हो सकती है, वहाँ पे कौन सी नदियाँ बहती है, वहाँ पे किस प्रकार के पठार हैं, चोटियाँ हैं, डिटेल में हमने चर्चा की है। जैसे कि मरुस्थल हो गया तो कौन से टिल्ले हैं यहाँ पे, अर्धशुष्क मरुस्थल में कौन से मरुस्थल हैं जो मिश्रित है, कौन से ऐसे जगह है जहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत है, उनकी भी डिटेल में चर्चा की। और लगभग अरावली तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आप जाके हमारी जितनी भी क्लासें मतलब कि पिछली क्लासों में हुई है इस प्रदेश को लेकर, भौतिक प्रदेश को लेकर, जाके देख सकते हैं, कंप्लीटली अच्छे से समझा है। अब आगे बढ़ते हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैदानी प्रदेश है, जो दिख रहा है मैप में आपको कि अगर हम पश्चिम से देखें राजस्थान के हिस्सों को तो पहले मरुस्थल आता है, उसके बाद अर्धशुष्क मरुस्थल मरुस्थल आता है, उसके बाद अरावली पर्वतीय प्रदेश आता है, उसके बाद मैदानी भूभाग आता है। अगर पूर्व से देखेंगे तो हाड़ौती आता है, फिर मैदानी प्रदेश आता है। चर्चा करनी है हमको मैदानी प्रदेश को लेकर। तो हमारी पहली क्लास, जैसे कि हर क्लास होती है, जब भी हम किसी टॉपिक की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले वो महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लिए, उसकी स्थिति क्या है, उसका विस्तार क्या है, वो हमको देखना पड़ता है और उसको डिटेल में समझना पड़ता है, क्योंकि बेस तैयार करना पड़ता है हर एक टॉपिक का। ठीक है, तो वही चीज़ हम आज करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम अपने नज़रिए से मैदानी प्रदेश को किस प्रकार समझ सकते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना हर एक फैक्ट को, हर एक पॉइंट को, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में। फिर चाहे गाइड से पढ़ो आप, फिर चाहे किसी दूसरी क्लास लेके पढ़ो आप, लेकिन ये क्लास पूरी देख लेना एक बार। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर विस्तार की बात करें कि इसका विस्तार किस तरह फैला हुआ है, तो देखो, आधे राजस्थान में तो आपको पता है कि मरुस्थल फैला हुआ है, आधे से भी ज्यादा राजस्थान में, मतलब कि 61% से ज्यादा राजस्थान फैला हुआ है मरुस्थल, मतलब मरुस्थल फैला है राजस्थान में। उसके बाद अरावली पर्वतीय प्रदेश आता है तो लगभग 9% ये फैला हुआ है। तो 61 और 9 मतलब कि 70% से ज्यादा, 70% से ज्यादा भूभाग पर क्या फैला हुआ है, सिर्फ अरावली अरावली और मरुस्थलीय प्रदेश। क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि अरावली पर्वतीय प्रदेश का क्या कार्य है। तो वो मैदानी भाग को मरुस्थल से अलग करने के बीच में अगर कोई प्रदेश आ रहा है तो कौन सा, अरावली प्रदेश आ रहा है। क्वेश्चन उठ सकता है कि राजस्थान में मैदानी भाग को मरुस्थल से अलग करने का काम कौन करती है, तो अरावली करती है। ये क्वेश्चन काफी पुराना हो चुका है कि समवर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर को मरुस्थल से अलग करने का काम कौन करती है, तो अरावली पर्वतीय प्रदेश करता है। और ये क्वेश्चन भी पुराना हो चुका है कि मैदानी भाग को, मतलब कि मरुस्थल से अलग करने का काम कौन करती है, अरावली। लेकिन अभी पूछ लिया जाता है, छोटे मोटे एग्जामों में आ जाए क्वेश्चन तो ये ध्यान होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने अरावली पर्वतीय प्रदेश में जितने भी जिले देखे थे ना, जिधर अलवर हो गया, जयपुर हो गया, जो भी इसके हिस्से थे, तो वो आधे जिले तो किसमें आएंगे, मैदानी भाग में आएंगे। जैसे ये जयपुर हो गया तो जयपुर से देखो बाणगंगा नदी निकल रही है, तो आधे हिस्से तो लगभग मैदानी भाग में आएंगे। इधर हमारा हाड़ौती हो जाएगा, ये हाड़ौती पठार, हाड़ौती का पठार। अब समझने वाली और सबसे मेन जो बात है ना इसमें मैदानी प्रदेश में, ये तो सब बताते हैं कि समतल भूभाग है, खेती अच्छी होती है, खाद्यान्न फसलें अच्छी होती है, अन्न का कटोरा कह सकते हैं इसको, ऐसी चीजें सारी बताते हैं। हमें समझना है कि ये भूभाग आया कहाँ से। सबसे बड़ी चीज यही है कि ये भूभाग आया कहाँ से, ये नदियां आई कहाँ से। और इधर जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो इधर गंगा का मैदान, यमुना का मैदान, ठीक है, यूपी बिहार ऐसे क्षेत्र आ जाएंगे, फिर आगे पश्चिम बंगाल आ जाएगा, तो ऐसे क्षेत्र हमारे सामने आ जाएंगे। तो क्या ये भाग और ये भाग एक ही है या अलग अलग है, या इसका निर्माण अलग हुआ है या इसका निर्माण अलग हुआ है, तो वो सारी चीजें हमें कंप्लीटली समझनी पड़ेगी, तब जाके हम मैदानी प्रदेश को समझ पाएंगे। तो अब ध्यान से सुनना और समझना हर एक चीज को। अब शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो आपको पता है कि अरावली का उद्गम कैसे हुआ था। अरावली जब पढ़ा था तो हमने डिटेल में समझा था कि कैसे हुआ था। एक बार वापस देखते हैं उसी चीज को। इस प्रकार का पहले गोला हुआ करता था, पृथ्वी नहीं थी, मतलब कि फैलाव नहीं था। फैलाव नहीं था तो क्या था, फैलाव नहीं था तो इसके चारों तरफ पानी था, बस पृथ्वी के चारों तरफ पानी था, और एक गोले के रूप में हमारे सामने पृथ्वी थी। लेकिन क्या वास्तव में ये गोला बिल्कुल गेंद की जैसे था क्या, नहीं था। इसके अंदर दरारें थी,
इसके अंदर दरारें थी, और एक दो दरारें नहीं, काफी सारी दरारें थी, पर छोटी छोटी दरारें थी। अब जहाँ पे भी सूर्य की रोशनी पड़ती होगी ना, किरणें पड़ती होगी ना, कहीं ना कहीं वहाँ पे दबाव ज़्यादा पड़ता होगा, वहीं पे गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लगता होगा, और वहीं पे जो घनत्व था वो कहीं ना कहीं फैलता हो जा रहा था। मतलब कि हमने देखा होगा पेंजिया का जो टुकड़ा टूटा है ना, पेंजिया इस तरह टूटा है, वो इस तरह क्यों नहीं टूटा है? क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें पड़ रही ना, वो इन हिस्सों पे पड़ रही थी, ना कि इन हिस्सों पे। यहाँ पे तो बर्फ की परतें जमी हुई है बिल्कुल ही, तो यहाँ पे टूटने की कोई मतलब, बर्फ ही जमा हुआ है ना, यहाँ पे बर्फ बर्फ का तो पिघलने का ही काम नहीं है, तो यहाँ पे टूटने के चांसेस ज्यादा नहीं बनते हैं। ठीक है, लेकिन ये हिस्सा जो है ना, ठीक, ये हिस्सा क्या है कि सूर्य की किरणें पड़ती रहती है, गर्म हिस्सा है, पानी का फैलाव ज्यादा है, मतलब कि वाष्पीकरण ज्यादा होता है। अपकेंद्रीय बल भी यहाँ पे ज्यादा लगता है, और गुरुत्वाकर्षण बल भी, जैसे कि अपकेंद्रीय बल लगेगा, चीजों को दूर फेंकने की कोशिश करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल वापस खींचेगा, जैसे ज्वार भाटा हो गया। तो ये क्षेत्र इन हिस्सों में है, तो ये क्या होता है कि यहाँ पे टूटने के ज्यादा चांसेस थे, और पेंजिया के टूटने का कारण यही बना। लेकिन वो नहीं देखना है हमें, वो हिमालय की बात हो गई, कहाँ हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। हमको देखना है कि अरावली का निर्माण कैसे हुआ है ना। तो अरावली का निर्माण, ये दरारें थी ना, तो ये दरारें ही आपस में टकराती रहती थी, टकराने के कारण छोटी छोटी पहाड़ियां बन जाती थी, पर्वत बन जाते थे छोटे छोटे। और इन्हीं के टकराव के कारण एक दिन क्या हुआ कि अरावली का निर्माण हो गया, एक बड़ी पर्वत श्रृंखला हमारे सामने बन के आ गई। कब बनी है? तो जो पेंजिया मौजूद था इस पृथ्वी पर, मतलब पृथ्वी एक पेंजिया के रूप में थी ना, एक गोल था बस, कोई महाद्वीपों का विस्थापन नहीं हुआ था, मतलब महाद्वीप दूर दूर नहीं फैले थे। महाद्वीप तो से देखो, ये जो चट्टान है ना अपने आप में, ये अपने आप में एक पूरा महाद्वीप ही तो है। फिर वो दूर दूर होने लगे, विस्थापन होने लगा, उसी को तो कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन हुआ। तो वो दूर दूर होने लगे, तो कोई महाद्वीप टूटे नहीं है, वो मतलब एक पास में थे, वो दूर हो गए, लेकिन दरारें पहले भी थी। ठीक है, तो वो चीज थी, जो जब दरारें थी ना, तो वो आपस में टकराती रहती थी एक दूसरे से ऐसे, वहीं पे पास पास में। तो वहां पे जो टकराने, जो ज्यादा जो टकराव हुआ था ना, उसके कारण क्या हुआ, अरावली का निर्माण हो गया था। तो ध्यान रखना कि अरावली का निर्माण पेंजिया के समय हो गया था, लगभग की 3.5 अरब पहले साल पहले। और जो काल था वो प्री कैम्ब्रियन काल था, कैम्ब्रियन काल, प्री कैम्ब्रियन काल था। ठीक है, ये क्या होता है प्री कैम्ब्रियन काल? देखो, आपने अगर कहीं सुना होगा ना, बिग बैंग थ्योरी सुना होगा, कि एक छोटा सा बिंदु था, और गुब्बारे की तरह फैलता गया और ब्रह्मांड बनता गया। काफी सारे, मतलब कि उसमें आकाश गंगाएं बन गई, गैलेक्सियां बन गई, ग्रह बन गए, पिंड बन गए, सूर्य बन गए, काफी सारे। और यह भी कहा जाता है कि हर एक ग्रह के लिए अपना एक सूर्य होता है। तो ये चीजें हैं हमारे सामने। तो अब आपने वो देखा होगी, प्री बिग बैंग थ्योरी का नाम भी सुना होगा। तो प्री बिग बैंग थ्योरी और बिग बैंग थ्योरी में अंतर क्या है कि प्री बिग बैंग थ्योरी वो कारण होते हैं जिनके द्वारा बिग बैंग थ्योरी हुई है, मतलब कि जो ब्रह्मांड का जो विस्तार हुआ है ना, वो उन कारणों का पता लगाने के लिए क्या कहा जाता है, प्री बिग बैंग थ्योरी। और उसमें अवधारणाएं दी जाती थी कि हाँ, नहीं ऐसा हुआ है, नहीं ऐसा हुआ है। काफी सारे भूगोल होते आते हैं, फिर वो बताते हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण ऐसे हुआ है, नहीं ऐसे हुआ है, नहीं बहुत सारे ब्रह्मांड है, आप जो सोचते हो उस तरह ब्रह्मांड बन जाते हैं। काफी सारे कहते हैं कि ब्रह्मांड पहले ही विस्तारित था, अभी भी विस्तारित है, कोई छोटा नहीं था। काफी सारे कहते हैं कि छोटा डॉट था, फैल गया, वापस एक दिन आएगा जब वापस डॉट में रूप बदल जाएगा। तो इस तरह की जो अवधारणा है, जो कारण बताए जाते हैं ना, वो उनके लिए प्री का यूज किया जाता है, कि प्री बिग बैंग थ्योरी। जैसे कि आपने रीट का पेपर दिया होगा, तो सबसे पहले प्री हुआ है, उसके बाद मेंस होगा, मतलब कि छट जाए बच्चे, ताकि बाद में क्या है कि वो अपने जीवन के ऊपर रिस्क ना ले, पेपर खरीदने की कोशिश ना करें। और प्री में ही पेपर खरीदेंगे वो, ठीक है, और मेंस में पेपर नहीं मिला, तो ऐसे मतलब कि वो उनके ऊपर रिस्क रहती है, तो वो क्या करते हैं कि प्री में मेहनत करने वाले बच्चे ही पास होते हैं, और उसके बाद मेंस भी वही देते हैं जो मेहनत करने वाले हैं। उससे क्या होता है कि जो फर्जीवाड़ा है ना, वो कहीं ना कहीं कम हो जाए। तो यही चीज है कि प्री का मतलब यही हुआ कि हाँ, कुछ अच्छे अच्छे जो कारण बताए रहे ना, कुछ भूगोल में था, अब हजारों भूगोल ने अपने कारण बता दिया। किसी ने तो ब्रह्मांड को मतलब भूत बता दिया, किसी ने क्या बता दिया, तो सबको मानना जरूरी थोड़ी है क्या? हम उसी उन्हीं चीजों को मानेंगे जो हाँ वास्तविकता हो सकती है, कि हाँ ऐसा हो सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ब्रह्मांड के 4 या 5 कारण ही सही माने जाते हैं, बाकी सबको फेल कर दिया गया कि ऐसा नहीं हो सकता है। अब एक भूगोल था जिन्होंने कहा था कि हम जो भी सोचते हैं ना, वो ब्रह्मांड बन जाता है। जैसे कि मैंने कहीं जाने की सोची, अब मेरा मन किया, मैं नहीं गया, तो मेरा वो ब्रह्मांड अलग है कि मैं नहीं गया, एक नया ब्रह्मांड बन गया जहाँ पे मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। अब वो मेरे लिए ब्रह्मांड अलग है, और मैं वहाँ पे घूम रहा हूँ। ठीक है, तो जितना मैं सोच सकता हूँ उतने मेरे लिए ब्रह्मांड बन जाएंगे। तो इस तरह की अवधारणाएं दी गई है।
तो काफ़ी को माना गया है, काफ़ी को नहीं माना गया, लेकिन प्री का मतलब यही होता है कि हाँ वो कारण जो सटीक कारण हो सकते हैं हम उनको इकट्ठा करेंगे और फिर उनको कैम्ब्रियन काल हो गया। जब प्री हो गया तो प्री में हमने कुछ कारणों को इकट्ठा किया और कैम्ब्रियन काल में हमने उनको सटीकता के साथ अपने साथ रख दिया। ठीक है, वही चीज होती है प्री कैम्ब्रियन काल। तो जो प्री है ना उसके बाद अरावली का निर्माण हो रहा है और कैम्ब्रियन काल जैसे ही आएगा अरावली बनके तैयार हो जाएगी। बस ये चीज है। उसके बाद अरावली का विघटन होना शुरू होगा, मतलब कटाव होना शुरू होगा और वो अभी जो हमारे सामने वो एक अवशेष के रूप में हमारे सामने बची हुई है। अवशिष्ट कहते हैं ना उसको, वो चीज है। तो अरावली का जो निर्माण हुआ था ना, ये तो हमने अरावली में देखा था कि किस प्रकार दरारों के साथ वो निर्माण हो गया, वो बात नहीं है। बात आगे आती है जब महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। आपको पता है कि यही पेंजिया दो भागों में टूट जाता है, बढ़ जाता है और महाद्वीप अलग अलग बिखरने लगते हैं, दूर दूर जाने लगते हैं। दूर दूर जाने के साथ क्या होता है कि ये प्लेट है जो आपस में टूटती है, वो 4 प्लेटें ऊपर 3 प्लेटें नीचे अलग अलग बिखर जाती है। हमको सिर्फ 2 प्लेटों से मतलब है यहाँ पे, एक है एशिया प्लेट, अब इसको यूरेशिया भी कह सकते हो आप, ठीक है, यूरेशिया एशिया एक ही बात है। और एक है अफ्रीका प्लेट, अफ्रीकन प्लेट भी कह सकते हो, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियाई प्लेट और दक्षिणी अफ्रीकन प्लेट, ये दोनों चीजें हैं। तो ये जो अरावली का जो टूटे हुआ टुकड़ा था ना, ये किसके साथ गया, वो गया था अफ्रीकन प्लेट के साथ गया था, ध्यान रखना। 2 प्लेटें बना देना आप ऐसे, ये प्लेटें होगी 2 और बीच में पानी है, समुद्र है। तो एक प्लेट का विस्तार तो हो रहा था उत्तर में और एक प्लेट का विस्तार हो रहा था दक्षिण में। जैसे कि 2 प्यालियां होती है ना, प्याली, उनको पानी के टब लेना, टब के अंदर उल्टी रख देना, फिर हाथ से पकड़ के दोनों को दूर खींचना, तो क्या हो जाएगा, एक प्लेटों का विस्थापन हो रहा है, दूर दूर जा रही है। लेकिन उसी प्याली में से एक प्याली आधी टूट जाती है। टूटने के बाद क्या होता है कि जो टूटा हुआ हिस्सा है ना प्याली का, वो क्या करता है कि वो भी उत्तर में गति करने लगता है। मतलब कि ये अफ्रीकन जो प्लेट है ना, ये आपस में टूटती है, 2 हिस्सों में हो जाती है ये, और ये हिस्सा तो दक्षिण में गति कर रहा है, लेकिन ये हिस्सा टूटकर उत्तर में गति करने लगता है। अब देखो, जो हिस्सा टूटा होगा ना यहाँ पे, अब ऐसा तो नहीं कि धीरे से टूट गया होगा, इतनी बड़ी प्लेट है, मतलब कि विशाल प्लेटें हैं ये, अपने आप में इतना बोझ लिए खड़ी है, तो इसकी इनकी जड़ें कितनी गहरी होगी। तो इतनी विशाल प्लेटें जब टूटेगी ना तो भूचाल आ जाएगा उस जगह पे। उसी भूचाल के कारण जो दबाव लगा होगा ना, दबाव के कारण ये प्लेट तो किसकी होगी इधर, ये प्लेट किसकी होगी इधर। तो इसकी गति तो हुई होगी दक्षिण में, इसकी गति हुई होगी उत्तर में। तो इसकी गति थोड़ी तेज रही होगी, तेज होने के कारण ये एशियाई प्लेट से जाके टकरा गई होगी, ये हमारे सामने। लेकिन जब ये प्लेट यहाँ पे टूटी थी ना, और इसको बोलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप किसको बोलते हैं, जो ये प्लेट टूटी है इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बाद में चल के भारत से टकरा जाती है, मतलब कि हमारा जो देश बनता है ना भारत, वो कहीं ना कहीं यही है। तो नाम बाद में दिया गया, भारत जैसे ही नाम दिया गया ना, इस प्लेट को भी कह दिया गया महाद्वीप। अब भारतीय उपमहाद्वीप कहा गया है, ठीक है, उपमहाद्वीप ध्यान रखना, महाद्वीप नहीं है, उपमहाद्वीप है। और प्रायद्वीप कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये हिस्सा तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। अब समझना यहाँ पे जो समझने वाली चीज है अब है हमारे सामने। जैसे ही भारतीय उपमहाद्वीप अफ्रीकन प्लेट से टूटकर अलग होती है ना, तो ये जो हिस्सा टूटा है ना, तो जो भूचाल आया ना, जो भूचल हलचल हुई ना, भूभाग में हलचल हुई है अंदर ही, आंतरिक हलचल, उसके कारण क्या हुआ कि ये जो हिस्सा पहले क्या था, अरावली का ही हिस्सा था, ध्यान रखना। हाड़ौती का पठार जो था ना, वो अरावली की जड़ों में मौजूद था। अभी तो बीच में हमारे सामने मैदानी प्रदेश आ रहा है, लेकिन पहले मैदानी प्रदेश नहीं था, हाड़ौती का प्रदेश था। और काफी सारी गाइडों में बताया गया है, काफी सारियों में नहीं बताया गया है। काफी सारी गाइडों में बताया गया है कि हाड़ौती का निर्माण अरावली के काफी सालों बाद हुआ है, काफी मतलब करोड़ों सालों बाद हुआ है। लेकिन जब भी हुआ हो, ध्यान रखना कि इस मैदानी भूभाग का निर्माण, इस यहाँ पे जो भूचल प्लेट टूटने के बाद जो हलचल हुई है ना, इसके कारण क्या हुआ कि ये हिस्सा एक खाई के रूप में तब्दील हो गया। तो क्या पहले मैदानी भाग था क्या, मैदानी भाग नहीं था, पहले पहले ये अरावली का ही हिस्सा था। और यहाँ पे बड़ी बड़ी चोटियां थी, पहाड़ थे, मतलब समझ जाना यहाँ पे बहुत बड़े बड़े, मतलब कि अरावली का पश्चिमी जो हिस्सा था ना वो ये था। अगर ये रहता, मौजूद रहता, तो अगर ये मौजूद रहता ना, तो हम ये कह सकते थे, अगर ये मौजूद रहता, ध्यान रखना, सुनना यहाँ पे, कि अगर ये मौजूद रहता तो हम ये कह सकते थे यहाँ पे कि अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक एक भाग, यहाँ से लगाकर यहाँ तक 2 भाग, और फिर यहाँ से लगाकर यहाँ तक 3 भाग। तो इस तरह के भाग अभी आधी अरावली को ही गिनते हैं। क्यों, क्योंकि प्लेट टूटी तब ये हिस्सा खाई की तरह गहराई में बिछ गया था। तो एक बार इस मैप को बना लीजिए, और जो भी अभी हमने प्लेटें
देखिए एक बार उसको कर लीजिए, उसके बाद हम आगे आगे बात करते हैं, ठीक है। ध्यान से और आराम से मैप बनाना आप, ठीक है। हर एक चीज को समझते हुए चलना और सीखते हुए चलना कि हाँ ये चीजें वापस दोबारा ना पढ़नी पड़े हमको, इस तरह बनाना। अब हमारे सामने जैसे ही प्लेट टूटी यहाँ पे, और क्या हुआ कि खाई बन गई। अब खाई कैसे बनी, तो देखो प्लेटें एक तो नहीं है ना, छोटी छोटी काफी सारी प्लेटें हैं। अब इस उपमहाद्वीप में एक अपने नाम में एक बड़ी प्लेट है, लेकिन इसके अंदर चट्टानें कितनी है। अब जब भी चट्टानें हिलेगी कुछ भी होगा तो ज्वालामुखी निकलेगा। अभी तो नहीं निकल रहा है, लेकिन अरावली में पहले काफी सारे निकले हुए, और काफी सारे क्षेत्र अभी भी मौजूद है जहाँ पे ज्वालामुखी निकलते हैं। कारण क्या होता है कि भूगर्भीय हलचल होती है, तूफान आना भूगर्भीय हलचल ही तो है। हिमालय में तो आते ही रहते हैं, तो भूगर्भीय हलचल ही तो है, ठीक है। ये सारी चीजें, तो इस खाई का बनना का क्या कारण था, भूगर्भिक हलचल थी। जैसे ही ये प्लेट उपमहाद्वीप प्लेट अफ्रीकन प्लेट से लगभग देख लो आज से 50 करोड़ साल पहले की बात है, 50 लाख साल पहले की बात है, जब ये प्लेट टूट कर अलग हुई थी और फिर क्षति कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे उपमहाद्वीप से टूट के अलग हुई, और जैसे ही टूट कर ये अलग होती है वहां पे भूगर्भिक हलचल होती है, और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे खाई बन जाती है, गहरी खाई बन जाती है। गहरी खाई बनने के बाद क्या होता है कि जो समुद्र है ना, उस समुद्र का पानी कहीं ना कहीं यहाँ पे फैल जाता है। फैल जाता है तो हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि अगर वो समुद्र का पानी फैल गया है तो हाड़ौती का पठार टूट के अलग क्यों नहीं हुआ। कारण मैं बताता हूँ आपको कि क्यों अलग नहीं हुआ, समझना इस चीज को। क्वेश्चन उठने चाहिए माइंड में, ऐसे क्वेश्चन अलग हो जाना चाहिए ना। इतनी बड़ी खाई बनी है, इतनी बड़ी भूगर्भिक हलचल हुई है, एक प्लेट टूट के अलग हो गई है, और हाड़ौती का पठार अलग क्यों नहीं हुआ है। तो ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। ये इस तरह की खाई बन जाती है, और इस तरह का ये है। अरावली का जो निर्माण हुआ है ना, तो जो प्लेटें टूटती है ना, कभी भी ध्यान रखना, प्लेटें जब भी मतलब कि यहाँ पे तो टूटे ही है, और टूटी टूटी है प्लेट और अलग हुई है, ठीक है। अफ्रीकन प्लेट से भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट अलग हुई है, लेकिन जब भी प्लेटें टकरा के कोई पर्वत बनता है ना, तो ध्यान रखना कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे घुस जाती है मतलब। तो वो प्लेट एक तो कितनी विशाल प्लेट है, और दूसरी प्लेट उतनी ही विशालता, तो दोनों प्लेट फिर देखिए आपकी उनकी ऊंचाई डबल हो जाएगी। तो जो एक खाई बनी है ना, उस खाई इतनी गहराई नहीं थी कि वो दो प्लेटों के बराबर हो सके। एक चलो एक प्लेट होती ना तो ये हाड़ौती का पठार अलग हो जाता, लेकिन जब ये दो प्लेटें टकराई ना आपस में, तब ये प्लेटें का जो हिस्सा बना है ना वो इस तरह हो गया है। अब देखिए इनकी जो चौड़ाई हुई ना वो इस तरह हुई है, डबल। अब मान लो कि खाई बनी होगी तो इतनी बनी होगी, एक प्लेट की खाई बनी होगी, हिली होगी तो इतनी बनी होगी, लेकिन यह हिस्सा हमारे सामने वैसा का वैसा है। तो हाड़ौती के पठार के नहीं टूटने का कारण क्या रहा है, अलग नहीं होने का कारण क्या रहा कि खाई जो बनी है ना उतनी गहराई में नहीं पहुंच पाई जितनी गहराई में इनकी जड़ें मौजूद हैं। इनकी जड़ें मौजूद है प्लेटों की। और आपको पता है कि परत दर परत बिछी जाती है, तो नीचे का जो चट्टानी वो जो भूभाग होता है ना, जो पृथ्वी के अंदर की आंतरिक संरचना होती है, वो कहीं ना कहीं जुड़ती हुई जाती है, ठीक है, इकट्ठी होती जाती है। जब भी भूगर्भीय हलचल होगी, चट्टाने जो मतलब कि कुछ हिस्सा नहीं मतलब पहुंच पाया होगा वो भी भर जाएगा, ठीक है, इस तरह की चीजें होती है। तो ये खाई बन के हमारे सामने आ गई। फिर क्या हुआ, फिर स्थिति बदलती है, और ये प्लेट जाके टकराती है किससे, तैतीस सागर से। तैतीस सागर से टकराती है मतलब कि एशियाई प्लेट से टकराती है। एशियाई प्लेट से टकराती है। कौन सी प्लेट टकराती है, भारतीय उपमहाद्वीप। और एशिया की स्थिति हमारे सामने पहले कैसी थी, इस तरह थी, और फिर इस तरह आपने देखा होगा एशियाई में दक्षिण में जो हिस्सा है भारत का वो कुछ इस तरह दिखता है, एशिया के साथ मिला हुआ है, ठीक है। और फिर यहाँ पे चीन तिब्बत का पठार और ये सारी चीजें आती है। इधर पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा ही था, और यहाँ पे अफ्रीकन प्लेट टूट के यहाँ पे टकराती है, और इस तरह का हिस्सा एशिया का बन जाता है। अब इसके चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये जो हिस्सा है ना यहाँ पे जैसलमेर का ये हिस्सा, ये सारा पानी से भर गया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भूभाग ही मौजूद नहीं था। दूसरी चीज, अरावली की जो स्थिति यहाँ पे दिख रही है वो यही नहीं, यहाँ तक नहीं थी, वो अर्धशुष्क मरुस्थल तक कहीं ना कहीं फैली हुई थी, ठीक है। इसीलिए हमको यहाँ पे अरावली की कुछ अवशिष्ट पहाड़ियां दिख जाती है। जैसे कि यहाँ पे कोई पहाड़ी मिल जाएगी, यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ पे मिल जाएगी, इस तरह की बहुत दूर 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 स्थित है, लेकिन पहाड़ियां मिल जाती है। उससे हमें पता चलता है कि हाँ अरावली की स्थिति यह नहीं थी,
पहले वो यहाँ पर थी। तो ये देखो, सिर्फ अरावली को छोड़कर, सिर्फ अरावली के क्षेत्र को छोड़कर और हाड़ौती पठार को छोड़कर राजस्थान में कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जहाँ पर कोई भूभाग हो। ठीक है, सिर्फ अरावली थी, लेकिन अरावली की चौड़ाई काफी ज्यादा थी, और दूसरी चीज हाड़ौती का पठार, ये स्थिति भी ज्यादा थी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना एक चीज को, कि जब हम भारत पढ़ेंगे ना, भारत की जियोग्राफी पढ़ेंगे, एक बार मैं वापस बता रहा हूँ, देखना, जब इंडियन जियोग्राफी पढ़ी जाती है ना, इस तरह का दक्षिण भारत बनता है, तो राजस्थान की स्थिति तो यही है ना, बस यही क्षेत्र है राजस्थान की। तो ये पूरा भूभाग क्या हुआ, तो समझना है कि जो भारतीय जो प्लेट बनाई जाती है ना उपमहाद्वीप की, वो प्लेट कुछ इस तरह बनाई जाती है, इस तरह बनाई जाती है, और बीच में से हिस्सा अलग हुआ है, और उसको मालदा केप कहता कह दिया जाता है। उसके बाद फिर मेघालय का पठार आगा जाता है, और उसके बाद जो निर्माण हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं किससे हो रहा है, वो निर्माण हो रहा है फिर नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से। किस भाग का, इस भाग का। तो गंगा के मैदान हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, जिस क्षेत्र है ना यहाँ पे, जहाँ पे भी मतलब कि नाग पठार हो गया, बुंदेलखंड पठार हो गए, तो ऐसे पठार जब भी रास्ते में आएंगे ना, वो रास्ते उस मिट्टी को रोकने का काम करेंगे। पठार क्यों हमारे सामने इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए हो जाते हैं कि पठार मिट्टियों को रोकने का काम करते हैं। जैसे कि अरावली हो गया, हाड़ौती का पठार हो गया, तो गंगा यमुना, गंगा के द्वारा यमुना के द्वारा जो मिट्टियां बहा बहा के लाई गई, वो कहीं ना कहीं हाड़ौती का पठार कारण बना उन मिट्टियों को रोकने का और पानी को आगे बह देने का। ठीक है, जैसे इधर दिल्ली देखेंगे, हम प्लेट देखेंगे, बेल्ट, इधर बुंदेलखंड बेल्ट हो जाएगी, इधर विंध्याचल बेल्ट हो जाएगी श्रेणी। तो इनका काम क्या था, इनका काम था कि ये जो मिट्टियां बह बह के आ रही है ना कहीं इनको अपनी घोड़ में रोक ले और पानी आगे बह जाए। जब पानी ऊपर उठ के जाएगा तो मिट्टियां जो भारी होगी ना, वो जमीन में रह जाएगी और जम जाएगी। इस तरह की कारण था इनका। अब समझना कि सिर्फ ये प्लेट ही थी भारतीय उपमहाद्वीप की, ये हिस्से नहीं थे। गंगा का मैदान हो गया, ये मैदान हो गया, काफी सारे, और ये भारत में भी काफी सारे हिस्से थे नहीं ऐसे थे जहाँ पे पानी भरा हुआ था, लेकिन बाद में नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों ने उनको कवर कर लिया और भर दिया गया। जो आज हमारे सामने जो हरे मतलब कि हरा भरा भारत है ना, उनकी स्थिति कहीं ना कहीं इन नदियों के द्वारा बनी है। ठीक है, बाकी यही भारत जब दक्षिणी प्लेट से जुड़ा हुआ था ना, तब स्थिति उसकी काफी अलग थी। समझना इस चीज को। और जब जियोग्राफी देखेंगे तो हम देखेंगे कि इसका ढलान काफी ज्यादा तीव्र है और इसकी ढलान काफी मंद है। कारण क्या है, कारण ये है कि ये प्लेट टूटी हुई है और ये प्लेट टूटी हुई नहीं है। तो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी ने इसका इतना कटाव कर दिया कि ये बिल्कुल ही ढलान ही खत्म कर दी इसकी, और ये अभी नवीन है, टूटा हुआ है, काफी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है टूटने से। टूटा है तो ये क्या है, एस्चुरियों का निर्माण करता है, इस तरह दर्रा बना देता है। यहाँ पे काफी स्पीड से पानी जाता है, निकल जाता है काफी ज्यादा। किस भाग में, पश्चिमी घाट, आपने सुना होगा। कारण क्या है, ये है कि ये भाग जैसे प्लेट जैसे टूटती है ना किसी चीज, एक तो तरबूज देख लो ना आप, तरबूज जब गोल होता है ना तो साइड से देखना, जब गोल है ना तो उसकी साइड में देखना कि ढलान कितनी होगी, उसको बीच में से काट दो, फिर ढलान देखो कितनी तीव्र हो जाएगी। वही स्थिति यहाँ पे है। तो ये समझ लो कि अपने आप में तरबूज है, और ये जो हिस्से है ना इसके, ये तरबूज वाला है, ये तरबूज का वो भाग है जिसको काटा नहीं गया है, बस अपने हिसाब से वो है। लेकिन तरबूज को आधा जब काट देंगे तो जो ढलान होगी ना, वही ढलान ये है हमारे सामने। समझ गया ना चीज को। अब आगे देखते हैं, बात करते हैं मैदानी भूभाग की कि ये स्थिति क्या है। अब इधर तो है गंगा नदी, हिमालय बन चुका है। अब हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, तो वो यहाँ पे पढ़ेंगे तो 1 घंटा लगेगा, इसलिए वहां पे नहीं जाएंगे। लेकिन ये प्लेट जब 33 सागर बीच में था, और जब एशियाई प्लेट से टकराती है तो दूसरी प्लेट उसके नीचे घुस जाती है। उससे क्या होता है कि ऊपर उठता है 33 सागर का जो भाग था वो। लेकिन ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि 33 सागर समाप्त हो गया, नहीं, 33 सागर का पानी आगे बढ़ गया, और जहाँ पे भी समुद्र है ना बीच में, वो सारे 33 सागर के ही भाग हैं। अब टकराती है प्लेट, हिमालय बन जाता है, ऊंचाई उठ जाती है, तो उसके बाद जो यमुना के द्वारा, गंगा के द्वारा जो पानी बहा के लाया गया, कहीं ना कहीं उस पानी का निर्माण गंगा के मैदान को बनने में हुआ। राजस्थान के जो उत्तरी भाग है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे वो मिट्टियां लाई गई। यहाँ पे विंध्याचल श्रेणी बनी हुई थी। ठीक है, तो उसका जो निर्माण, उससे चंबल नदी का निर्माण हुआ। चंबल नदी का पानी इधर से मिट्टियां लेके आया, और उसने हाड़ौती के पठार के इस पश्चिमी भाग को एक बेसिन के रूप में तब्दील करने का काम किया, भरने का काम किया। सबसे ज्यादा ताकतवर अगर नदी राजस्थान की कोई है तो वो कौन सी होगी, चंबल नदी होगी। क्यों, क्योंकि चंबल नदी ने इतना क्षेत्र मतलब बेसिन बनाया, इतना मतलब ज्यादा भर दिया ना मिट्टियों से, हम सोच नहीं सकते। बहुत ज्यादा मतलब कि
मिट्टियाँ लाने का काम किया तो कहीं ना कहीं चंबल नदी ने, और काफ़ी बड़ी नदी है ये। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि यहाँ पे है माही नदी। तो माही नदी इसी श्रेणी एमपी से उठकर वापस गुजरात में चली जाती है। ये नदी इसमें जाके क्यों नहीं मिल रही है? कारण है चंबल के द्वारा लाई गई जो मिट्टियां है वो कहीं ना कहीं बहाव क्षेत्र इतना ज्यादा तेज था कि इस पठार को ऊपर उठा दिया है यहाँ पे, और इधर हाड़ौती का पठार आ रहा है तो ये भाग पहले से ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, तो इसके कारण ये माही नदी इधर नहीं गई और इधर गई। तो इससे हमें सामने पता चलता है कि जो अरावली का जो दक्षिण हिस्सा है ना, उसका ऊंचाई कहीं ना कहीं ज्यादा है। किसकी? दक्षिण हिस्से की। उसके बाद बनास जो नदी है, वो बनास नदी यहाँ पे जाके क्यों नहीं मिल गई? राजसमंद से निकलने के बाद वो इधर क्यों नहीं चली गई? वो इधर घूमते हुए यहाँ पे जाकर साई माधोपुर में जाकर क्यों मिल रही है? इससे हमको पता चलता है कि जो मध्य अरावली का जो ढलान है ना, वो कहीं ना कहीं किस तरफ है? वो उत्तर की तरफ है, और किसकी तरफ है? पूर्व की तरफ है, उत्तर पूर्व की तरफ है। भाण गंगा जो है वो सीधी जाके इधर क्यों नहीं चली गई? वो इधर भरतपुर में क्यों जा रही है? उससे हमें पता चलता है कि जो उत्तरी अरावली का जो ढाल है ना, वो कहीं ना कहीं किस तरफ है? वो ढाल है उत्तर की, सॉरी, पूर्व की तरफ है। ठीक है, इस तरह का ढाल हमें देखने को मिलता है। चंबल की नदी सीधी राजस्थान को काटते हुए ऊपर क्यों नहीं चली गई? पंजाब में क्यों नहीं चली गई? इससे हमको पता चलता है कि चंबल नदी को देखते हुए किसका जो ढाल है वो कहीं ना कहीं उत्तर में और पूर्व दिशा में है, और आके यमुना नदी में आके मिल जाते हैं। इन्हीं नदियों के द्वारा जो मैदानी भाग में जो निर्माण होता है उसको अवसाद कहा जाता है, कि अवसाद क्रम। ठीक है, अवसाद मतलब कि नदियों के द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थ, जो खराब पदार्थ, जो गंदे पदार्थ लाए गए, जो मिट्टियां लाई गई, जो पेड़ पौधे बहा के लाए गए, जितने भी नदियों के रास्ते में आए, सबको ले लेके इन्होंने इस खाई को भर दिया। यहाँ पे जो खाई बनी उसको भरने का काम किसने किया? तो वो नदियों ने किया है। अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है यहाँ पे, लेकिन बंगाल की खाड़ी, जिसने कहीं ना कहीं इतना तीव्र मतलब मानसून दिया है उस वक्त कि उसने नीचे से हिमालय का निर्माण होता है, बंगाल की खाड़ी का मानसून कहीं ना कहीं राजस्थान के यहाँ पे पहुंचता है, और वो पहुंचने के बाद जो चंबल नदी का और माही नदी का और बनास नदी के लिए जो पानी की व्यवस्था करता है ना कहीं वो काफी ज्यादा तीव्र था। उसके कारण ये नदियां बहती रही और हमारा मैदानी प्रदेश भाग भर गया। अगर औसत ऊंचाई मैदानी भाग की हम देखें तो लगभग हमको 200 से 500 मीटर तक यहाँ पे मिल जाती है। कितनी औसत ऊंचाई मिल जाती है? 500 मीटर तक यहाँ पे मिल जाती है। देखो, खाई का निर्माण होगा ना, इतनी गहराई में तो खाई बन गई। नदियों का काम देखना आप, कितने, मैं इसलिए कह रहा हूँ कितनी तीव्रता के साथ क्यों किया है। इतनी गहराई में खाई बना दी, उसको भरती ना नदियां। अगर नदियां भरती तो उसकी ऊंचाई 0 मीटर होनी चाहिए ना। यहाँ पे समतल कर दिया है मैदान को, तो 0 मीटर होनी चाहिए, लेकिन 500 मीटर ऊपर उठा दिया भाग को। अब आप देखिए कि नदियों ने कितना मतलब महत्वपूर्ण काम किया है। और सारी मिट्टी मिलेगी आपको, जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, कांप मिट्टी मिलेगी, कच्छारी मिट्टी मिलेगी, लाल दोमट मिट्टी मिलेगी। यहाँ पे काली मिट्टी तो हाड़ौती पठार में आपको ज्यादा मिल जाएगी, लेकिन इतनी मिट्टी यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे काली मिट्टी नहीं मिलने का कारण यह है कि नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी है, ना कि ज्वालामुखी के द्वारा बिछी गई मिट्टी है। इसके कारण नहीं मिल पाता है, क्योंकि ज्वालामुखी के द्वारा जो मिट्टी बनती है उसको ही काली मिट्टी कहा जाता है। ये क्षेत्र है। तो आप देखिए कि ये समतल नहीं किया है भाग को, 500 मीटर और ऊपर उठा दिया है। तो 500 एवरेज देखा है हमने, 300 400 मीटर मान लो आप, इतना ऊपर उठा दिया है। जब इस भाग को इतना ऊपर उठाया गया ना, तो कारण बना माही नदी का वो आते हुए वापस दक्षिण में चले जाने का। उत्तर में आई जोश जोश में, वापस दक्षिण में चली गई, क्योंकि इधर भाग ऊपर उठ चुका है। किसके द्वारा? बनास नदी के द्वारा और चंबल नदी के द्वारा। क्या दोनों नदियों के द्वारा ही नहीं, इनकी सहायक नदियां कितनी है। यहाँ पे तो नदियों का पूरा तंत्र बिछा हुआ है। हमको इधर तो नहरें बनानी पड़ रही है पानी पहुंचाने के लिए, यहाँ पे हमको कोई व्यवस्था नहीं करनी है। सारी व्यवस्था नदियों ने पहले ही कर रखी है। हमको तो बस बांध बनाने हैं और छोटी नहरें बनानी है और पानी को आगे पहुंचाना है जहाँ पे पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ पे पानी लाने के लिए हमको पंजाब के अंदर बांध बनाया, फिर उस हरी के बिराज बांध, उसके बाद वहाँ पे नहर बनाई, और हमको विपरीत दिशा में खोदना पड़ा। मतलब कि ऊंचाई बढ़ती जा रही थी तो हमको और गहराई में खोदना पड़ता जा रहा है। और लगभग कितनी फीट है? 30 फीट चौड़ाई है इस नहर की, इंदिरा गांधी नहर की 30 फीट चौड़ाई। बहुत बड़ी नहर, एक नदी का रूप ही मान लो कि नदी के रूप में हमारे सामने लाई गई। लेकिन यहाँ पे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, यहाँ पे नदियों ने सारा काम कर दिया। और यहाँ पे हमें कोई जो पैसे वाले लोग होंगे ना, उन्होंने मिट्टियाँ ला ला के अपने खेतों में डाली होगी, फिर खेती कर रहे होंगे।
यहाँ पे वो काम नदियों ने कर दिया बीटीएल लाने का। जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी, यहाँ पे आप कुछ भी बोलो सोना ही उगलेगी चीजें। इस तरह की चीजें हमारे सामने बन के आई। उसके बाद 500 मीटर हमने देख लिया। अगर बारिश की बात करें तो बंगाल की खाड़ी का मानसून यहाँ पे आता है, काफी शानदार बारिश होती है यहाँ पे जो बारिश होती है 50 से 80 सेंटीमीटर तक। 50 से 80 सेंटीमीटर की बारिश कहाँ पे होती है? मैदानी प्रदेश में बारिश होती है। ठीक है, तो दो चीजें हमारे सामने है कि इनकी ऊंचाई कितनी है, तो लगभग 200 से 500 मीटर और 50 से 80 सेंटीमीटर। बनास नदी की सहायक नदियां हैं, आपको पता है खारी हो गई, इस तरह की बहुत सारी सहायक नदियां। इधर बाणगंगा है, ये बेसिन अपना बनाती है। इधर माही नदी है, सोम जाखम, इस तरह की सहायक नदियां हो जाएगी। चंबल नदी आपको पता है, इधर से झालावाड़ हो गया, इधर एमपी हो गया, एमपी से बह बह के जो नदी आती है, एक बनास नदी मिलती है यहाँ पे, ये रही चंबल में जाके मिल रही है। ठीक है, तो काफी सारी नदियां पढ़नी है, काफी सारे मतलब कि इनके बेसिन पढ़ने हैं। ये बनास नदी यहाँ पे करौली का मैदान बनाएगी, मालवा, ठीक है, मालदा, एक करौली का मैदान, एक मैदान का इसी को दूसरा नाम देते हैं, वो नाम निकल गया, वो हो जाएगा। इधर चित्तौड़ भिलवाड़ा में अलग ही मैदान बनाएगी। तो हर एक चीज को डिटेल में पढ़ना है, इसके अक्षांशीय विस्तारित रेखाएं वो देखनी है। लेकिन इस क्लास में समझाना था कि इसका उद्गम कैसे हुआ है, अरावली की स्थिति पहले कैसी थी, और मैदानी प्रदेश हमारे सामने बना कैसे है, ढाल किस तरफ है, वो सारी चीजें। मैप में ऐसा कैसा बनाना, ऐसा कैसा जैसा हमने समझा है वैसा। नेक्स्ट क्लास में हर एक बेसिन को अलग से पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे कि कौन सी मिट्टियाँ यहाँ पे हो सकती है, कौन सी फसलें यहाँ पे हो सकती है, कौन सी मतलब कि व्यापारिक फसलें हो सकती है, जलवायु कैसी है यहाँ की, किस क्षेत्र में ज़्यादा बारिश हो रही है, किस क्षेत्र में कम बारिश हो रही है। जैसे कि ये दक्षिण हिस्सा हो जाएगा ना झालावाड़ में, ये तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर की बारिश चली जाएगी। लेकिन अगर पूरा एवरेज निकालेंगे तो 80 सेंटीमीटर की बारिश ही हमको मिलेगी। क्लास कैसी लगी और मैदानी प्रदेश में और आपको क्या समझना है, आप कमेंट में अपने टॉपिक डाल दीजिएगा। पूरी डिटेल में, जितना डिटेल में पढ़ा जा सकता है हम पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, कमेंट करना, और क्लास कैसी लगी उसके लिए भी कमेंट करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।